यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए तो स्टार्ट करेंगे अपने टेस्ट सीरीज के सेशन को। फटाफट से लाइव ज्वाइन करेंगे सेशन को। रमन कुमार, सौर्या, अनंत कुमार, श्रवण कुमार। चलिए ठीक है, तो आज जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं आज फिजिक्स के रहेंगे और फिजिक्स में टॉपिक रहेगा लाइट। मैंने लास्ट क्लास में आपको टॉपिक बताया था। टॉपिक क्या रहने वाला है अपना, तो लाइट रहने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से लाइव ज्वाइन करेंगे क्लास को सब लोग। हाँ चलिए स्टार्ट करें हम लोग सेशन को। तो आज का टॉपिक क्या है मैं पहले बता देती हूँ, सब लोग रिवाइज करके जरूर आए होंगे। आज हम लोग लाइट के सवाल को करेंगे, प्रकाश के सवाल को। और जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना, यहाँ पे जो भी सवाल करेंगे उनमें जो भी फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा, सूत्र का इस्तेमाल होगा, उसकी एक शॉर्ट नोट्स आज आप बना लेंगे। ये चैप्टर 15 क्वेश्चन का है, आज का टेस्ट सीरीज 15 क्वेश्चन का है, लेकिन जो जो यहाँ पे इस्तेमाल होंगे है ना, आपको 15 से 20 कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाएगा लाइट चैप्टर से। तो देखिए कैसे क्वेश्चंस हैं, सब लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने का, और अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से कमेंट सेक्शन में पूछ भी लेंगे। ठीक है, कल एब्सेंट हो गए थे। अरे हमारी क्लास कब चलती है, हमारी क्लास तो मंडे टू फ्राइडे चलती है 12 से 1 PM में, तो सैटरडे संडे ऑफ रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें, यस और नो? अरे बताओ, स्टार्ट करें सेशन को, है ना? लाइव ज्वाइन करेंगे जल्दी से क्लास को सब लोग। रेडी हैं सारे लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? व्हेन लाइट रे पासेस थ्रू डेंसर टू रेयर मीडियम इट्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर भी आ गया एक का। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, समझेंगे क्या है सवाल। देखिए पहला सवाल क्या है, पहला सवाल देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो प्रकाश का क्या होता है, लाइट रे का क्या होता है? सबसे पहली बात मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे, सघन माध्यम या विरल माध्यम से आप क्या समझते हैं? कोई एक एग्जाम्पल दे देंगे मुझे, उदाहरण लिख के बताएंगे सघन माध्यम और विरल माध्यम का। क्या समझते हैं आप इस चीज को? चलिए जल्दी से बताएं, है ना? स्टूडेंट्स के पास नोटिफिकेशन नहीं गया क्या? अभी भी सब लोग लेट है। जल्दी से लाइव सेशन को ज्वाइन करेंगे, डिस्कशन में पूरा पार्टिसिपेट कीजिए। जो आपको पता है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, आपका रिवीजन होगा। ठीक है, देखिए समझते हैं यहाँ पे डिटेल से। आंसर करेंगे सब लोग, आंसर करेंगे और लास्ट में मुझे अपना स्कोर भी बताएंगे कि 15 क्वेश्चन में आपने कितना आंसर को सही किया है। देखिए समझते हैं, लाइट रे प्रकाश है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का कौन सा गुण के बारे में बात करते हैं हम? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन से गुण के बारे में हम चर्चा करते हैं? उसे हम बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। अपवर्तन तभी होगा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पास कर जाए और एक माध्यम दूसरे माध्यम के सापेक्ष में सघन या विरल होता है। सघन या विरल ये बताता है कि प्रकाश की जो वेग है, प्रकाश की जो वेलोसिटी है वो कम या ज्यादा, है ना, ऐसा डिपेंड होता है। मतलब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो किसी जगह उसे चलने में आसानी होती है तो किसी जगह थोड़ी दिक्कत होती है। तो लाइट के बेसिस पे, प्रकाश के चलने के, है ना, वेग के परिस्थिति के बेसिस पे हम माध्यम को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम जहां प्रकाश की वेलोसिटी कम होती है एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। ठीक है, तो ये सापेक्ष की बातें हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं हवा, यहां हमने ले लिया हवा और यहां ले लिया कांच। ठीक है, हवा और कांच, हवा में क्या है तो हवा क्या है, ये विरल माध्यम है ना, और कांच क्या है तो ये सघन माध्यम है ना। हमने एक उदाहरण ले लिया, अब कह रहा है कि प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो ये रहा सघन माध्यम, ये रहा प्रकाश, प्रकाश जा रही है ना, ये आपतित प्रकाश है, मतलब इंसिडेंट रे है, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, ये इसका ओरिजिनल रास्ता है, ये अपने रास्ते से क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, अपने ओरिजिनल रास्ते से विक्षेपित हो जाती है। और जब इसका विक्षेपण मतलब इसका जो अपने रास्ते से हट जाना, अपने रास्ते को चेंज कर देना, ये डिपेंड कर रहा है कि ये कौन से माध्यम में जा रही है, माध्यम कैसा है ना। अगर माध्यम विरल होगा तब
तब ये लंबवत से दूर जाती है। क्यों जाती है दूर? क्योंकि यहाँ जो लाइट की स्पीड थी, इसके पहले सघन माध्यम में जो लाइट का वेग था, प्रकाश का वेग था, इससे ज्यादा कहाँ हो जाएगा? हवा में हो जाएगा। क्योंकि ये कैसा माध्यम है? ये डेंसर मीडियम है। यहाँ लाइट को चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, और जैसे ही उसे हवा मिला, है ना, थोड़ा अच्छा वाला मीडियम मिला, विरल माध्यम मिला, तो वो तुरंत फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइवर्ज हो जाएगा, फैल जाएगा। इसलिए वो अपने लंबवत से दूर जाती है। समझ आया? लंबवत से दूर जाती है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछे कि प्रकाश की वेग का क्या होगा, तो इसका वेग भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका वेग क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हैं मैंने क्या बताया? तो पहली बात, ये लंबवत से दूर जाती है और इसका वेग भी बढ़ जाएगा। तो कह रहा है क्या कि इसकी चाल बढ़ जाती है और यह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सबको समझ आया है ना? समझ आया है? वैसे ही आप सघन माध्यम और विरल माध्यम के कई उदाहरण ले सकते हैं। जैसे क्या उदाहरण ले सकते हैं? ये किस पर निर्भर करता है? तो निर्भर करता है म्यू पर, अपवर्त सूचकांक पर। किस पे निर्भर करता है? अपवर्तक सूचकांक पे। ठीक है, जिसका अपवर्त सूचकांक जितना ज्यादा होगा वो उतना सघन माध्यम होगा। समझ आ रही चीज? जिसका अपवर्त सूचकांक ज्यादा होगा वो उतना सघन माध्यम होगा। जैसे आप याद रखते हैं हीरा का क्या होता है? तो 2.42 होता है ना? कांच की बात करें, कांच का कितना होता है? तो 1.5 होता है। पानी की बात कर ले, है ना, तो 1.33 होता है, और एयर की बात कर ले तो 1 होता है। समझ आ गया सबको? कोई दिक्कत? सघन का मतलब समझ आया, विरल का मतलब समझ आया। किस पर निर्भर करता है? तो अपवर्तक सूचकांक पर निर्भर करता है। ये सबको समझ आया कि नहीं? बताएंगे? अरे आ गया? बताओ जल्दी। तो क्लास में ही स्टूडेंट कम है, चक्कर क्या है? मतलब नोटिफिकेशन नहीं गया या समझ नहीं आ रही चीजें? नेक्स्ट चलिए इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है? तो ये प्रकाश के दर्पण का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है? तो दर्पण का क्वेश्चन है ना? फिजिक्स के क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, जो आपको बहुत पसंद आते हैं, है ना? न्यूमेरिकल लाइए मैम क्लास में, तो न्यूमेरिकल सेक्शन है, सॉल्व करते हैं। क्या क्या दे रखा है? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख। अवतल दर्पण है, क्या है ये? अवतल दर्पण है। क्या क्या दे रखा है? देखिए 10 सेंटीमीटर का फोकस, 10 सेंटीमीटर का है ये, है ना? और कह रहा है कि अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेंटीमीटर की लंबी वस्तु 15 सेंटीमीटर पर स्थित है। 15 सेंटीमीटर पर ये है 2 सेंटीमीटर की लंबी वस्तु कितने सेंटीमीटर पे स्थित है? तो 15 सेंटीमीटर पे स्थित है, जिसको आप यू से दिखाते हैं। सॉल्व करेंगे सब लोग सॉल्व करेंगे। गुड आफ्टरनून, है ना सिमरन? देखिए क्या है, ये अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। क्या है ये? अवतल दर्पण है। ये जो मैंने लिखा है यही चीजें क्वेश्चन में दे रखी है। फोकस दूरी, फोकल लेंथ कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है कि जो वस्तु है ना, वस्तु वो दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, और उस वस्तु का जो हाइट है, उसकी जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर है ना? आपसे पूछा है कि प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति कैसी होगी? सब लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके बताएं। देखिए सबसे सिंपल बात, हम इतना जानते हैं कि कॉनकेव मिरर से जब अवतल दर्पण होता है तो ज्यादातर प्रतिबिंब कैसी बनती है? तो वास्तविक बनती है, बस एक केस को छोड़ के। कौन सा केस? जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होती है, तभी एक ऐसा केस बनता है जब वस्तु की प्रतिबिंब आभासी बनती है। बाकी सारे केसेस में कैसे बनती है? तो हमेशा वास्तविक बनेगी और उल्टा बनेगा। ठीक है, इतना तो क्लियर है। यहाँ आपको बताना है कि इमेज की, प्रतिबिंब की हाइट क्या होगी और उसका नेचर क्या होगा। नेचर तो आपको पता है ना, नेचर क्या होगा? तो वास्तविक होगा, रियल होगा, क्योंकि बनने वाली ज्यादातर जो प्रतिबिंब होती है अवतल दर्पण की, वो कैसी बनती है? तो रियल बनती है ना, वास्तविक बनती है। तो देखिए वास्तविक कहाँ कहाँ है? आभासी वाले तो वैसे भी गलत हो गए, है ना? वास्तविक ये है,
यहाँ भी वास्तविक है। अब हमें बताना है कि जो इमेज बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, जो 2 सेंटीमीटर हाइट की वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कितने हाइट की होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व करेंगे। सिंपल सी बात, पहले हम ये निकाल लेंगे कि कितने डिस्टेंस पर, कितने दूरी पर, अवतल दर्पण की कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनने वाला है, यानी हम लोग भी निकालेंगे पहले। ठीक है, तो सबको मिरर फॉर्मूला याद होगा, 1/v प्लस 1/u इजिकल्स टू 1/f होता है। ये तो सबको पता है, ये क्या है, मिरर फॉर्मूला है, सबको पता है। हमें निकालना है ये वाला, हमें भी निकालना है ना, वस्तु की जो प्रतिबिंब बन रही है वो दर्पण से कितनी दूरी पे बन रही है, ये हमें निकालना है। निकाल सकते हैं यहां से, चलिए निकालते हैं। इसको हमेशा नेगेटिव में लेंगे क्योंकि कहाँ है और वस्तु कहाँ रखी है, तो -x पे रखा है, इसलिए हमेशा नेगेटिव में लेते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे नेगेटिव में, 1/15, और फोकस भी क्या लेंगे, नेगेटिव में, क्योंकि इस साइड है, -x में है, तो इसको भी लिखेंगे क्या, नेगेटिव में, -10। तो यहां से आप सॉल्व करते हैं तो भी कितना आ जाता है, अगर आप यहां से भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताएंगे, यहां से भी कितना आएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर लेंगे तो यहां से आ जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे, भी बराबर आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो अब आप जानते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, H2/H1 बराबर क्या होता है, V/U। ये तो आपको पता है कि इमेज की जो, प्रतिबिंब की जो हाइट होती है ना, प्रतिबिंब की जो हाइट होती है वस्तु की हाइट के बराबर, ये फॉर्मूला लिखते हैं आप, V/U। भी आपको दे रखा है कितना, भी कितना निकाला हमने 60, और ये कितना है तो 30 है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको अच्छे से, जगह ही नहीं है यहाँ सॉल्व करने के लिए। देखिए हमें निकालना है H2, भी कितना आया है 60 आया है, ये कितना है, कितना है ये पे, तो 10 है ना, 2 है ना ये तो, 1 मिनट, इसको आप सॉल्व भी कर लें। ये कितना है आपके पास, भी कितना है सबका, सबका भी कितना आया है, तो 30 सेंटीमीटर आया है। ये आ गया कि 30 सेंटीमीटर पे क्या बनने वाली है, इमेज बनने वाली है भी का, ये हमने निकाल लिया है यहाँ पे। ये सबको क्लियर है, इतना सबको क्लियर है, कैसे निकाला भी, इतना आया समझ में आपको। अब आपको बताना है कि प्रतिबिंब का हाइट कितना होगा, तो H2/H1 आप लिख सकते हैं, ये कितना है 30 है ना, और ये कितना है तो 15 है ना, तो हम यहां से निकाल लेंगे। H2 आपको निकालना है, पहले से कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहां से आप निकल जाएगा क्या, -4, क्या आ जाएगा यहाँ पे, -4। अब सबको समझ आया, आया समझ में सबको कैसे करना है। हमने पहले भी निकाला, हमने ये निकाला कि प्रतिबिंब दर्पण से कितने दूरी पे बनेगी, कैसे सॉल्व किया, तो ये है मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला का सूत्र है जहां से हम ये निकाल लेते हैं। तो ये आ गया है 30 सेंटीमीटर। उसके बाद आप जानते हैं कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है अपॉन वस्तु की जो ऊंचाई दे रखी है, बराबर होती है प्रतिबिंब का दूरी अपॉन वस्तु की दूरी। यहां से आप निकाल सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 4, और 4 क्या है तो वास्तविक है, और -4 क्यों आता है, क्योंकि उल्टा बनता है। इमेज कैसे बनता है भाई, तो उल्टा बनता है ना, हमेशा उल्टा बनता है, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ये सबको समझ आया है, बताएंगे। हाँ -30 होगा, यस, ये तो हमने निकाला है ना, यहाँ पे -30 ही होगा, -30 होगा, तभी तो माइनस में आया है ना, -30 होगा, और यहाँ -4 में ही आएगा। माइनस क्या बता रहे हैं आपको कि इमेज जो बनी है वो उल्टा बना है, इन्वर्टेड बना है। क्लियर है सबको, आया समझ में कैसे सॉल्व करना है, यस और नो बताइए। अरे समझ आया, बताएं।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, दो लेंस जिनकी शक्ति +12 है तथा -2 डायोप्टर है, एक साथ मिलाकर रखे जाते हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, बताएंगे? समझ तो आ रहा है सबको? आ रहा समझ में कि नहीं? चलिए बताइए, क्या पूछा है आपसे? दो लेंस जिनकी शक्ति 12 +12 है और -2 डायोप्टर है, तो एक साथ मिलाकर रखे जाते हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इससे आप पहले निकाल लेते हैं कि पावर, दोनों की संयुक्त पावर क्या होगी। कैसे निकालते हैं आप? दोनों की संयुक्त पावर क्या होगी? क्या लिखते हैं आप संयुक्त पावर को? P1 + P2, है ना। पावर कितना दे रखा है? +12, दूसरे का कितना दे रखा है? तो -2, यहां से निकाल लेंगे आप तो आ जाएगा 10 डायोप्टर। ये क्या है? 10 डायोप्टर है। ठीक है, तो क्या आपसे केवल पावर पूछा है क्या? नहीं, आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है फोकस दूरी, फोकल लेंथ पूछा है, फोकस दूरी, है ना। तो पावर निकल गया, तो फोकस तो बड़ा आसान सा है ना। ये पावर को यहाँ पे आप डाल देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10 है, 1/f मीटर में। ठीक है, अगर f निकालते हैं तो 1/10 आता है। ये 1/10 क्या है? मीटर में है, लेकिन आपको ऑप्शन में सेंटीमीटर में दे रखा है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं? तो 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्या सबको समझ आ रहा है क्यों किया गया? जब ये फार्मूला आप लगाते हैं ना पावर का, शक्ति का, तो यहाँ पे जो फोकस दूरी है ये मीटर में आता है आंसर, लेकिन ऑप्शन में आपको मीटर में नहीं दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमने क्या किया? उसको 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ गया है, वेरी गुड। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे। इसको बताइए। एक आदमी की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, उसकी आंखें उसके सिर की चोटी से 10 सेंटीमीटर नीचे है। अपनी पूरी ऊंचाई पैर के अंगूठे से सिर तक देखने के लिए वह अपने से 1 मीटर दूरी पर रखे एक समतल दर्पण का उपयोग करता है। समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी? बड़ा ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और एक लाइन का आंसर है। जल्दी से सॉल्व करके सब लोग आंसर बताएंगे मुझे, है ना। बहुत टफ लग रहा है क्या क्वेश्चन सबको? किसी को बहुत टफ लग रहा है क्या? इतना इजी सा सवाल है ये। एक इंसान को अपनी पूरी हाइट की, अपनी पूरी ऊंचाई की ना प्रतिबिंब देखनी है, और उससे पूछा है उसे दर्पण रिक्वायर्ड लेंथ कितनी है ना, कितनी लंबाई की वो दर्पण लेगा जिसमें अपनी पूरी इमेज को वो देख पाएगा। जल्दी से आंसर करेंगे सब लोग। अरे बताओ, है ना, मजा नहीं आ रहा है सॉल्व करने में? इतने कम कम धीरे धीरे कमेंट सेक्शन में आंसर आ रहे हैं, है ना। ये फिजिक्स है, आपका बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है ना। सबको चिढ़ होती है बायोलॉजी से, मैम बायो क्वेश्चन कराओ ही नहीं, आप तो फिजिक्स ही करा दो। तो फिजिक्स में तो इंटरेस्ट दिखाइए, है ना, जोश के साथ आंसर कीजिए, ऐसे मजा नहीं आएगा। वेरी गुड, सिंपल सी बात है। यहां से 2 सवाल आते हैं आपके एग्जाम में इस चीज से ना 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि ये एक आदमी है, 1 मिनट, हाँ, ये एक आदमी है। 2 सवाल आता है, ये एक इंसान है ना। इसको अपनी पूरी इमेज देखनी है, किसमें? मिरर में देखनी है, प्लेन मिरर में, है ना। इसको अपनी पूरी ऊंचाई की इमेज देखनी है प्लेन मिरर में। तो कितना लेंथ होना चाहिए मिरर का? कितना लेंथ होना चाहिए मिरर का? ठीक है। और एक पूछता है कि एक आदमी है, उसके पीछे एक बिल्डिंग है। क्या है? बिल्डिंग है। और उसे ऐसा दर्पण की लंबाई बताइए जिसमें वो अपने पीछे खड़े बिल्डिंग की पूरी इमेज देख पाए। 2 तरह के सवाल पूछता है। जब आपसे पूछे कि हमें अपनी पूरी इमेज देखनी है, पूरी प्रतिबिंब चाहिए दर्पण के अंदर, तो फॉर्मूला हो जाता है एल बराबर होता है h/2। क्या होता है? L बराबर h/2। यहाँ पे L क्या है? तो दर्पण की लंबाई है। यहाँ पे H क्या है? तो इंसान की हाइट है। इंसान की हाइट यहाँ पे कितनी है? 180 सेंटीमीटर है। कितनी हाइट है? 180 सेंटीमीटर है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 180 को क्या कर दिया हमने?
2 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आता है 90 सेंटीमीटर। अगर हमें अपनी पूरी हाइट की इमेज, अपनी पूरी इमेज देखनी है दर्पण के अंदर में, तो रिक्वायर्ड लेंथ क्या हो जाती है, h/2। मेरी जितनी हाइट है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका दर्पण की लंबाई का। समझ आया है? और कुछ करना है कि आप बताइए, इतना लंबा चौड़ा जो दे रखा है ये, इसको आपको देखने की आवश्यकता भी है? नहीं, सिंपल सी बात है, जितना हाइट दे रखा है इंसान का उसको आधा कर दो, आपको लेंथ पता चल जाएगी दर्पण की। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछती, चलिए मुझे इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर करेंगे मुझे। हाँ, अगर मैं बोलती कि बिल्डिंग की, है ना, दीवार की लंबाई, दीवार की लंबाई, अगर दीवार की लंबाई कितनी होती, 180 सेंटीमीटर, तो बताइए कि आपको कितना लेंथ चाहिए होता दर्पण का। इसका आंसर कीजिए, दर्पण का कितना लंबाई चाहिए अगर आपको दीवार की पूरी इमेज को देखना है ना। एक इंसान है, उसके पीछे एक दीवार है ना, दीवार की पूरी हाइट को देखना है उस दर्पण के अंदर में, और उसकी मान लीजिए 180 सेंटीमीटर हाइट है, तो कितना चाहिए होता, जल्दी से आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाता है L बराबर होता है h/3। जब आपको अपने पीछे बिल्डिंग, मेरे पीछे मान लीजिए ये बिल्डिंग है ना, हमें इसकी पूरी प्रतिबिंब देखनी है दर्पण के अंदर, है ना, तो आंसर क्या होता है, h/3 होता है। क्या होता है, h/3। h कितना है यहाँ पे, 180 है, 180/3 करेंगे तो 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ आया कैसे 90 कर रहे सब लोग? अरे मतलब समझ नहीं आया किसी को? दो फॉर्मूला याद रहेगा, अगर आपसे खुद की इमेज पूछेगा, खुद की पूरी प्रतिबिंब देखनी है तो h/2 हो जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि अपने पीछे बिल्डिंग की पूरी हाइट को देखनी है तो h/3 हो जाता है। याद रहेगा? तो नोट करते चलेंगे, है ना, बना रहे हैं। अगर जो स्टूडेंट को नहीं पता, जिसको पता है ऑल राइट, ठीक है, जिसको नहीं पता है ना, वो एक पेज पे नोट कर लेंगे। आज लाइट के जितने भी क्वेश्चन करेंगे वहां से आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए मिरर फॉर्मूला क्या होता है, याद हो जाना चाहिए इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, है ना, सारे चीज को पता होना चाहिए। तो नोट करेंगे सब लोग, यस और नो? बात मानेंगे मैम की नोट करेंगे सब लोग, है ना? ऐसे याद नहीं रहेगा, नोट करेंगे तभी याद रहेगा। तो नोट करने की आदत डालिए। चलिए आगे चले। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किसकी परिघटना का परिणाम है? जल्दी बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए बताएंगे। चलिए ठीक है ना, तो फटाफट से लिंक को शेयर कीजिए, लाइक करें सेशन को। अगर आपको समझ आ रही हैं चीजें तो एक लाइक कर सकते हैं आप। फ्रूटफुल है, नॉलेज एडिशन हो रही है, रिवाइज हो रहा है प्रॉपर। ठीक है, तो आज जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं लाइट, है ना, हमने आज से 2 दिन पहले बायोलॉजी किया था, मानव पाचन तंत्र को, केमिस्ट्री में किया परमाणु संरचना, फिजिक्स में किया है लाइट, और कल से फिर बायोलॉजी के एक चैप्टर को लेंगे और चैप्टर को लास्ट में बता दिया जाएगा कौन से चैप्टर से कल क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए किसका आंसर आ रहा है, किसी का आंसर आया क्या? तापस मजी का आया है 5C, सी आ रहा है। अननोन बिहारी जी का आ रहा है डी। परवेज आलम का आ रहा है ए। बहुत बढ़िया, है ना। सिमरन, है ना, जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ चुके हैं ना, वो क्लास में है, उनका गलत नहीं होना चाहिए। ए, चलिए बहुत बढ़िया, ए आ रहा है। सी भी आ रहा है। जो स्टूडेंट ऑलरेडी मेरे से ये सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं कहीं ना कहीं, है ना, तो उनके गलत नहीं होना चाहिए, है ना, बहुत गलत बात है ये। विवेक पाठक सी, प्रवेश आलम ए, बहुत बढ़िया, बहुत लोगों का सही आंसर है। देखिए यहाँ से 5-6 सवाल आते हैं, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछते हैं पहला, बारिश की बूंदों का बनना, बारिश की बूंदों में रंग। आपसे पूछते हैं बारिश की बूंदों में रंग का होना, रंग का दिखना, है ना। बारिश की बूंदों में रंग का दिखना किसकी वजह से, तो आप जानते हैं, स्पेशली अगर आपसे मुख्यतः पूछे तो विक्षेपण, जिसे आप बोलते हैं डिस्पर्सन। रंगों का दिखना, अगर बारिश की बूंदों का रंगों का दिखना, इंद्रधनुष का बनना, तो विक्षेपण, डिस्पर्सन। और भी चीजें हैं, केवल डिस्पर्सन ही नहीं है, वहां पे आपको अपवर्तन भी मिलेगा, है ना, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, रुक गया यहाँ पे।
ठीक है। हाँ, विवेक पाठक जी कह रहे हैं कौन होगा बता दीजिए। अरे बता दिया जाएगा ना, हैव पेशेंस, धीरे धीरे पढ़ेंगे ना चीजों को। देखिए, अगर बारिश की बूंदों में कलर यानी कि इंद्रधनुष का बनना, तो स्पेशली आप बोलते हैं डिस्पर्सन। उसके अलावा और भी चीजें हैं लेकिन आप डिस्पर्सन याद रखते हैं। वैसे ही पानी की बूंदों पर ना तेल का कलरफुल, तेल की बूंदों का चमकना। जब आप पानी के ऊपर किरासन ऑयल को डाल देंगे या पेट्रोल को छलता हुआ दिखते हैं तो उसमें ना रंग दिखाई देता है ना, उसमें रंग दिखाई देता है। और साबुन की झाग में जो बूंदे आती है उसमें भी आपको रंग मिलता है। तो वो रंग किसकी वजह से मिलता है? तो मिलता है व्यतिकरण की वजह से। किसकी वजह से? व्यतिकरण की वजह से। और व्यतिकरण क्या होता है समझिएगा। मान लीजिए ये एक लाइट वेव है, ये एक लाइट वेव है। वेव क्या है? लाइट क्या है? एक तरंग है, वेव है। तो लाइट वेव की एक गुण होती है जिससे आप बोलते हैं व्यतिकरण। एक वर्णीय, एक वर्णीय रंग का मतलब समझते हैं? एक वर्णीय मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट। मान लीजिए यहाँ पे रेड कलर की लाइट है और ये ब्लू कलर की लाइट है ना, अलग अलग रंगों की लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट जब एक दूसरे से टकराते हैं तब व्यतिकरण की फिनोमिना होती है, व्यतिकरण होता है। तो तेल की बूंदों में रंग का दिखाई देना या साबुन की बूंदों में रंग का दिखाई देना किसकी वजह से होता है? तो लाइट की एक स्पेशल गुण की वजह से होता है, जिसे आप बोलते हैं व्यतिकरण। क्या बोलते हैं आप उसे? व्यतिकरण बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये व्यतिकरण हो जाएगा। और उसी के साथ होता है बहुलित परावर्तन। परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के साथ साथ व्यतिकरण की वजह से आपको पानी की बूंदों, ये साबुन की बूंदों में आपको रंग दिखाई देगा और तेल की बूंदों में भी। तेल की बूंदें जो पानी के ऊपर चलती है मतलब तैरती हैं, उसमें भी आपको रंग किसकी वजह से दिखाई देता है? तो व्यतिकरण की वजह से दिखाई देता है। याद रहेगा? क्लियर है? याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रख लेंगे इसको। व्यतिकरण आपको समझ आ गया है तो अच्छी बात है। प्रकाश की एक किरण माध्यम ए जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.6 है, माध्यम बी जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.5 है, तो माध्यम ए की क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? बताएंगे? इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। हाँ राजन राज जी, है ना, बड़ा अच्छा सवाल है। यस, बाकी स्टूडेंट्स राजन राज की क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या? मुकेश कुमार सी होगा, मेरा भी नेम बोल दीजिए। अच्छा, सी नहीं ए होगा। यहाँ आंसर कीजिए। हाँ राजन राज जी, है ना। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? बाकी स्टूडेंट अगर राजन राज की कमेंट को देख पा रहे हैं तो आंसर कीजिए। यस, बाकी लोग आंसर कीजिएगा उनके कमेंट का, है ना, क्या पूछ रहे हैं वो। इस क्वेश्चन को समझिए, आ रहा है समझ में? चलिए क्वेश्चन क्या है समझते हैं। एक प्रकाश की किरण माध्यम ए से, मान लीजिए ये क्या है? माध्यम ए है, ये माध्यम बी है, ये लंबवत है और किरण कहां से जा रही है? प्रकाश की किरण माध्यम ए से जिसका अपवर्तनांक सूचकांक म्यू बराबर कितना है? 1.6 है। ठीक है, और ए माध्यम से बी माध्यम में जा रही है जिसका अपवर्तनांक सूचकांक यहाँ पे कितना है? तो 1.5 है। म्यू 1 म्यू 2 दोनों का आपको दे रखा है ना। तो माध्यम ए की क्रांतिक कोण का मान है। ठीक है, अब माध्यम ए क्या है? ये है। क्रांतिक कोण का मतलब है, इसे आपको बोल रहे हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है यहां आपको समझना चाहिए। क्रांतिक कोण क्या होता है? ठीक है, क्रांतिक कोण का मतलब होता है जिसे आप थीटा सी से बताते हैं। ये क्रांतिक कोण का मतलब हुआ कि जिसके लिए जो अपवर्तक एंगल होता है, अपवर्त कोण जो होता है, इस क्रांतिक कोण का मतलब होता है कि अपवर्तक कोण जो है, अपवर्तक कोण जो है जिसे आप बोलते हैं आर, ये कितने बराबर होगा? ये होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल जो होता है ये हमेशा 90 डिग्री हो जाएगा। कब? जब थीटा सी की बारे में बात करेंगे। क्रांति कोण जब आ जाएगा ना, तो क्रांति कोण का मतलब क्या होता है कि ये इस तरह से चला जाएगा। ये लाइट आ रहा है ना, ये लाइट गिर रही है और दूसरे माध्यम से कितना एंगल बनाएगा? ये 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आपको क्या याद रखना है। इस डायग्राम को अगर आप समझ गए हो, ठीक है, यहां से समझेंगे।
थीटा सी का मतलब क्या होता है ये आपको निकालना है। इसके लिए आर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे हुआ, तो ये लीजिए, ये माध्यम क्या था, ए था, ये बी था, ये लाइट यहां से गिरी है, ये है आप क्रांति कोण, और ये क्या है आपका परावर्तक कोण है, जो कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। इतना समझ आया आपको? आपको ये समझ में आया, यहाँ पे आपतित कोण मतलब क्रांति कोण के बराबर है, और जब भी क्रांति कोण की बात करते हैं तो उसके लिए परावर्तक कोण 90 डिग्री होता है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ये आपको निकालना है। आपसे क्रांति कोण पूछा है, क्रांति कोण के लिए परावर्तक कोण की मान कितनी होती है, 90 डिग्री होती है, क्योंकि क्रांति कोण के बाद अगर ये एंगल आगे बढ़ा तो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की फिनोमेना हो जाती है। तो आपको यहाँ पे स्नेल लॉ लगाना है। क्या निकालना है, स्नेल लॉ लगाना है। μ1 sin 1 बराबर होता है μ2 sin r। ये आप जानते हैं, ये किससे होता है, स्नेल्स लॉ से होता है। आप अपवर्तक लॉ के बारे में पढ़ते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, तो वहां पे ये आपको सूत्र लगाना होता है μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r, ठीक है। और आपको sin i क्या निकालना है, यही निकालना है। sin i क्या है, क्रांतिक कोण है, यहां से आप निकाल लेंगे। μ2 कितना दे रखा है 1.5, ये कितना दे रखा है 1.6, और sin i r कितना है आपके पास, तो 90 डिग्री आया है। ये आपको समझ में आया। यहाँ पे sin i क्या है, तो क्रांति कोण है, इसलिए हमने sin c लिख दिया, थीटा c लिख दिया। μ1 कितना दे रखा है, तो 1.6 दे रखा है। μ2 कितना दे रखा है 1.5 दे रखा है। यहाँ से आपको निकालना है क्रांति को, तो क्या आ जाएगा, थीटा c बराबर आ जाएगा 15/16, है ना, साइन इनवर्स क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 15/16 ये आ जाएगा। साइन 90 कितना होता है 1 होता है। साइन 90 कितना होता है स्टूडेंट 1 होता है। क्या सबको समझ आया? डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, सिंपल सी बात, यहाँ पे आपको क्या रखना है समझिए। कॉपी में नोट कर रहे हैं तो आपको क्या नोट करना है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है ये, आपको ये पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, जब क्रांतिक कोण रहे तो थीटा आर कितना होता है 90 डिग्री होता है। और फॉर्मूला लगाना है आपको μ1 sin i बराबर μ2 sin r, ठीक है। आपको निकालना है sin i, यहाँ पे क्या है, तो थीटा c है, ठीक है। ये हो जाएगा 1.5 1.6 sin 90 डिग्री 1 होता है। यहां से आप निकाल सकते हैं साइन थीटा c बराबर क्या होता है, तो आप निकाल सकते हैं साइन इनवर्स 1, ये हो जाएगा। क्लियर है? बताइए, ये समझ आया? अब बताइए सबको समझ आया है कि नहीं? ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे पहली बात क्या याद रहनी चाहिए कि क्रांति कोण जब भी पूछेगा तो एंगल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपको लगाना है, इसे आप स्नेल्स लॉ बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से लिखते हैं। और बाकी चीजें क्वेश्चन में दे रखी है। साइन 91 होता है तो यहां से आप निकाल सकते हैं। क्या सबको समझ आया है? ये चीज क्लियर हुआ है? यस और नो बता दें, हुआ है क्लियर? याद रहेगा? अब ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज कर देगा मान को ना, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। क्रांति कोण का मतलब समझ आया है? क्लियर हुआ? यस और नो बताओ। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आगे चले। हाँ, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण डिफ्यूजन का कारण है। अब क्वेश्चन बड़े इजी से हैं, जल्दी से आना चाहिए सबका आंसर। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण डिफ्यूजन का कारण क्या है, जल्दी से बताएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम या जल वाष्प। विसरण के कारण ही वायुमंडल में आपको मिलते हैं धूलकण। क्या मिलते हैं? धूलकण मिलते हैं। लाइट यहां से आ रही है और ये अपने रास्ते से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है ना, बिखर जाती है, परकिरणन हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाती है। तो किसकी वजह से? आपसे पूछते हैं ना कि स्पेस जो है, अंतरिक्ष जो है, वो हमें काला क्यों दिखाई देता है? अंतरिक्ष का कोई रंग क्यों नहीं दिखता? अंतरिक्ष का रंग हमें काला क्यों दिखता है? क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं है,
कोई भी धूल कण नहीं है जहां से लाइट का क्या हो, स्कैटरिंग हो। लेकिन हमारे यहाँ लाइट में रंग दिखाई देता है क्योंकि हमारे यहाँ वातावरण में डस्ट पार्टिकल मौजूद है, धूल कण मौजूद है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, यहाँ पे स्कैटरिंग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ हो जाती है डस्ट पार्टिकल, धूल कण विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? यहाँ से आपको ये समझ आएगा कि स्पेस का, अंतरिक्ष का कलर काला क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि वहां प्रकीर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि वहां कोई धूल कण नहीं है, स्पेस में कुछ भी नहीं है ना, पूरा ब्लैंक है। क्लियर है? सबको समझ आया? यस और नो बताएं। अरे समझ आया है तो लाइक करें, है ना। लेकिन मैम हम तो लाइक करेंगे नहीं क्योंकि हम तो समझ आती नहीं है कोई भी चीज, पता नहीं आप क्या पढ़ाते हैं। ऐसा है क्या? अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अब ये क्वेश्चन है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ऐसा क्यों? चलिए आंसर कीजिएगा। सबको 100% समझ में आ रहा है? कुछ भी चीज में दिक्कत हो रही है, वीडियो को वापस से देखिएगा, एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए अपने पास। लाइट के हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल सेक्शन हो सकता है आपके एग्जाम में नहीं भी आए, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। चलिए आंसर आ रहा है सबका। कुछ लोग बोल रहे हैं बी, कुछ लोग डी भी बोल रहे हैं क्या? ये है हमारा अर्थ, ये है होराइजन। क्या है भाई? हमारा अर्थ है। दिन के समय सूर्य भाई यहाँ रहते हैं, है ना, सेंटर पे। और जैसे जैसे शाम होती है, जैसे जैसे शाम होती है, हमारा सूर्य कहाँ पहुंच जाएगा? वेस्ट पार्ट में पहुंचता है ना, पश्चिम की तरफ अस्त होता है। सूर्य किधर अस्त होता है? पश्चिम की तरफ अस्त होता है ना। क्यों क्वेश्चन में पूछा है कि सूर्यास्त के समय सूर्य इतना लाल क्यों दिखाई देता है? अगर सूर्यास्त के समय ही क्यों लाल दिखाई देता है भाई? प्रकीर्णन क्या क्या केवल शाम को होती है? इसका आंसर है प्रकीर्णन। तो आप क्वेश्चन सोच सकते हैं कि प्रकीर्णन तो 24 आवर होती है, तो दिन के समय हमें सूरज लाल क्यों नहीं दिखाई देता, शाम के समय ही क्यों लाल दिखाई देता है? समझ सकते हैं शाम के समय क्यों लाल दिखाई देता है, दिन के समय लाल क्यों नहीं दिखता? ऐसा इसलिए है कि शाम के समय जो सूर्य है उसे वहां से आती हुई लाइट को ना ज्यादा रास्ता तय करना होता है। यहां से जो लाइट आ रही है कुछ इतना ही रास्ता तय कर रही है, मान लीजिए कि एल है और ये कितना है, एल डैश है। सूर्य का जो किरण है, प्रकाश है, उसको दिन के समय हमारे तक पहुंचने में या उसकी प्रकीर्णन की बात करें तो उसकी प्रकीर्णन रेड कलर की क्या हो पाती है, उतना नहीं। ठीक है, हमारे पास रेड कलर ही क्यों पहुंच पाता है शाम के समय? क्योंकि शाम के समय इसके जो विबग्योर है, क्या है, इसके जो 7 कलर है ना, ये जो 7 कलर हैं, इसमें से बाकी सारे रंगों का बहुत ज्यादा प्रकीर्णन हो जाता है, लेकिन जो लाल कलर है ना, लाल कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल कलर का बिखराव सबसे कम होता है, तो हमारी आंखों तक लाल कलर ही पहुंच पाता है। समझ आ रही चीजें? अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है बैगनी कलर का, उसके बाद किसका होता है, नीले कलर का। विबग्योर, बैगनी कलर, इंडिगो कलर, नीला कलर, अगर हम बात करेंगे तो इस तरह से प्रकीर्णन होता है। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका? तो बैगनी कलर, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, है ना, ये होता है। लेकिन हमें लाल कलर क्यों दिख पाता है? क्योंकि लाल कलर का प्रकीर्णन बहुत कम होता है और शाम के समय लाइट को बहुत ज्यादा दूरी तय करके आनी होती है। जब तक सारे रंग बिखर जाते हैं, बस लाल कलर ही बचता है जो हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। इसलिए हमें सूर्यास्त के समय सूर्य, है ना, बिल्कुल टमाटर के जैसा लाल दिखता है ना, या बोल सकते हैं सेब के जैसा लाल दिखता है। समझ आया? क्लियर हुआ है? ये आपको समझ आया मैंने क्या बताया? यहां से आपको क्या समझ याद रखना है, देखिए, सबसे कम प्रकीर्णन, सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? लाल रंग का होता है ना। प्रकीर्णन की बात करेंगे, प्रकीर्णन की बात करते हैं तो कुछ ये रिलेशन होता है, ये होता है संबंध प्रकीर्णन का। लेमडा जितना ज्यादा होगा प्रकीर्णन उतना कम होगा। तो आपको पता है ना, अगर विबग्योर की बात करते हैं VIV GYOR, है ना, अगर आप इसकी बात करेंगे
तो लाल कलर का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या आपको ये समझ आया है? क्लियर हुआ है? प्रकीर्णन क्यों आंसर हुआ? क्योंकि प्रकीर्णन प्रकीर्णन का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम हुआ, इसलिए हमारी आंखों तक पहुंच पाया है लाल कलर। बाकी सारे रंग का प्रकीर्णन हो गया तो वो क्या हो जाएगा? फैल जाएगा वातावरण में। और रेड कलर बहुत कम प्रकीर्णन होता है, इसलिए हमें सूर्यास्त के समय क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। क्या सबको समझ आया है? यस, वेरी गुड गौरव कुमार। रिलेस थ्योरी बोलते हैं आप उसे। यस, रिलेस थ्योरी बोलते हैं, इसलिए मैंने उसके संबंध के बारे में बताया। क्या सबको समझ आया है? यस और नो बताएं। अरे क्लियर हुआ है? बात समझ आ रही है? हाँ बिल्कुल, सीवी रमन इफेक्ट की बात करेंगे, सब उस पर ही निर्भर करता है कि आसमान का कलर क्यों नीला होता है। तो प्रकीर्णन, यहाँ प्रकीर्णन का वजह क्या है कि नीला कलर का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा हुआ, इसलिए हमें आसमान नीला दिखाई देता है, समुद्र नीला दिखाई देता है। ठीक है, और सूर्यास्त के समय सूर्य क्यों लाल दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमारी आंखों तक पहुंचने वाला जो लाल कलर है वो पहुंच पाता है। क्या सबको समझ आया है? चलिए, शुभांकर ठाकुर जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश का किसी माध्यम में वेग 1.5 इंटू 10⁸ है, इस माध्यम का अपवर्तनांक सूचकांक क्या होगा? बताएंगे? जल्दी सॉल्व करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ बिल्कुल, लाल रंग का सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य होता है ना? बहुत बढ़िया। क्या लिख रहे हैं? VIBGYOR, विबग्योर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम लेमडा होता है इसका, लाल का, और इसका क्या होता है? मिनिमम होता है, मिनिमम होता है, और ये ऑर्डर होता है। इस तरह से आप ऑर्डर याद रख सकते हैं। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वॉयलेट का होता है, बैगनी का, उसके बाद इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर बात करेंगे येलो की, फिर ऑरेंज की, फिर रेड की। तो ये आप इसको याद रख लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर करें सब लोग। चलिए बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर करें जल्दी से। 7 का सी होगा। कुछ लोग सी बोल रहे हैं, है ना? कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग 2 बोल रहे हैं। वेरी गुड। देखिए यहां समझिए क्या होता है। म्यू, म्यू बराबर होता है क्या कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन स्पेस, इन स्पेस, या वैक्यूम की बात कर लेंगे, वैक्यूम की, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है इस तरह का, जिसको आपको ध्यान रखना है। सी अपॉन म्यू बराबर क्या होता है? सी अपॉन व्यू होता है। लाइट का वेग, लाइट की चाल, लाइट का जो वेग है, प्रकाश की वेग, स्पेस में, अंतरिक्ष में या वैक्यूम में अपॉन लिखते हैं प्रकाश की वेग जो है वो गिवन मीडियम में, जो भी आपको माध्यम दे रखा है वो, है ना? तो यहाँ पे क्या दिया है? माध्यम का आंसर दिया है। लाइट की बात करें, अंतरिक्ष में 3⁸ होता है, और माध्यम में कितना दिया हुआ है? 1.5 10⁸ दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, और आपको निकालना है कि अपवर्तनांक सूचकांक क्या आ जाएगा। तो यहां से आंसर क्या हो जाता है? 2। क्या सबको समझ आया है ये चीज? कोई दिक्कत है? यहां से बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, म्यू बराबर सी अपॉन वी। वी क्या है? तो किसी माध्यम में दी गई चाल है लाइट की, और जो सी क्या है? वो अंतरिक्ष वाली है ना, स्पेस वाली है, वैक्यूम वाली है। तो आप यहां से निकाल सकते हैं। सबका क्लियर हुआ? बताओ भाई, क्लियर हुआ? चलिए, वेरी गुड। तो आंसर क्या है इसका? 2 है, ऑप्शन नंबर डी है। आगे चले। निम्नलिखित में से किसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है? जल्दी से आंसर आना चाहिए इसका। किसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है? क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, साइन, एम म्यू क्यों लिख रहे हैं? साइन आई, शंकर ठाकुर जी, स्नेल्स लॉ मैंने आपको बताया ना, म्यू 1 साइन 1 बराबर म्यू 2 साइन आर। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर करेंगे इसका। टेन का आ गया सबका?
क्या पूछा है? ऊर्जा सबसे अधिक होती है। क्या क्वेश्चन है भाई यहाँ पे? ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। VIG, अरे यार क्या लिख रहे हैं हम? ये होता है ना? तो आप इधर जाते हैं ना, भी से आर की तरफ जाते हैं, तो ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा कम होती है। ऊर्जा कम होती है। ठीक है। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी हो जाएगी? सबसे ज्यादा ऊर्जा के बारे में बात करते हैं आप। कौन सा कलर से लिखूं मैं? है ना? सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी है? तो भी की, फिर आई की, फिर बी की, जी की, वाई की, ओ की, आर की। ठीक है, ये ऊर्जा का ऑर्डर होता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी? तो बैगनी कलर की, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद नीला कलर, उसके बाद ग्रीन कलर, फिर येलो कलर, फिर ऑरेंज कलर, फिर रेड कलर। अब आपसे पूछा है ना कि इनमें से किसका ऊर्जा सबसे अधिक है, तो जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो आप कर सकते हैं। अभी जस्ट बताया था, ऊर्जा और वेवलेंथ एक दूसरे से अलग होता है। ऊर्जा की बात करेंगे ना, ऊर्जा इसका उल्टा होता है। ये होता है ऊर्जा का, ऊर्जा का, अरे यार क्या है, ऊर्जा का वेवलेंथ से ये रिलेशन होता है। ऊर्जा ज्यादा तो तरंगदैर्ध्य कम। सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसका है? तो लाल कलर का है। तो लाल कलर का तरंगदैर्ध्य ज्यादा है तो उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। आपके पास ये ऑर्डर है, इससे आपको बताना है आंसर क्या होगा। आप सबका आंसर आ गया होगा। मैंने आंसर यहाँ बता दिया है ऑलरेडी। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में क्या दिया है? ऑरेंज लाइट दिया है। ऑरेंज तो यहाँ आता है, ये तो ऑरेंज यहाँ है। हरी बत्ती है, लाल बत्ती है, पीली बत्ती है ना? तो सबसे ज्यादा यहाँ पे किसका हो जाएगा? हरी बत्ती का होगा। फिर यहाँ पे पीली बत्ती का होगा, फिर किसका होगा? ऑरेंज का होगा, फिर रेड का होगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है? तो हरी बत्ती का है। समझ आ गया? समझ आ गया? तो आप रट के रखते हैं क्या? आप रटते हैं किस चीज को? लाल सबसे ज्यादा, लाल सबसे ज्यादा, अरे लाल सबसे ज्यादा क्या? लाल का सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य, ऊर्जा सबसे कम। वहीं आप दूसरी चीज रटते हैं, नीला, नीला का सबसे ज्यादा, नीला का सबसे ज्यादा क्या? तो ऊर्जा। नीला का सबसे कम क्या? तो वेवलेंथ, तरंगदैर्ध्य। ठीक है। और ये रहा ऑर्डर। अगर आप इस ऑर्डर को ध्यान रखेंगे, ऊर्जा सबसे ज्यादा बैगनी का, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन। तो आपके ऑप्शन में अगर नीला नहीं रहेगा, बैगनी नहीं रहेगा, तो भी आप आंसर बता सकते हैं कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है। तो आप वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो ऊर्जा कम होती है, और वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है। ठीक है, समझ आया? क्लियर हुआ है सबको? बता देंगे? अरे समझ तो आया? ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, हर बार पूछते हैं एग्जाम में। पूछते हैं आपसे लाल के बारे में, पूछते हैं आपसे नीले कलर के बारे में। कभी ऐसा पूछ दिया तो? इसलिए हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे ये ऑर्डर आता है। समझ आया? क्लियर हुआ है सबको? चलो फिर आगे चले। ये बताएंगे, निम्न में से किस प्रकार का तरंगों का उपयोग नाइट विजन तंत्र में किया जाता है? बताएंगे जल्दी से। नीली लव से जलना तगड़ा होता है। अच्छा, पता नहीं क्या लिख रहे हैं। चलिए जल्दी से बताएंगे। अरे समझ आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना? बोलना पड़ेगा क्या? मतलब अगर अच्छी लग रही है ना क्लास, मजा आ रहा है सॉल्व करने में, है ना? मजा आ गया कि यस आज तो सब कुछ समझ आ गया है, तो एक लाइक करेंगे सब लोग। चलिए आंसर आ गया। यहाँ पे पूछा है, निम्न में से किस प्रकार का तरंगों का उपयोग नाइट विजन तंत्र में किया जाता है, या रात में इस्तेमाल किए गए कैमरा, नाइट विजन कैमरा के बारे में बात करते हैं, है ना? तो उसमें कौन से तरंगदैर्ध्य का इस्तेमाल करते हैं हम? ये वेवलेंथ दिमाग का दही कर देता है। हाँ सही बात है, वेवलेंथ में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। चलिए देखिए, यहां ध्यान रखना है, इंफ्रारेड, जो इंफ्रारेड है, जो इंफ्रारेड होता है ना,
इंफ्रारेड जो होता है ये एक्चुअली किससे निकलते हैं? तो दीर्घ दृश्य तरंग होती हैं। क्या होता है ये? दीर्घ दृश्य तरंग होती है। एक्चुअली जो आप विजुअल रेस पढ़ते हैं ना, विवग्योर, जो दृश्य तरंगे होती हैं उन्हीं से उत्पत्ति होती है किसकी? इंफ्रारेड तरंग की। ठीक है, इसमें हीट होती है, इसमें एनर्जी है, इसमें हीट है, जिसका इस्तेमाल हम नाइट विजन कैमरा में कर पाते हैं, देखने के इस्तेमाल में होता है, क्योंकि ये दृश्य किरणों से ही उत्पत्तित हुई है ना, विजुअल रेस से ही निकली हुई चीजें हैं। तो आप ध्यान रख लेंगे इसमें क्या होता है, इंफ्रारेड वेव हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रख लेंगे, बहुत बार पूछते हैं ये क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। द लाइट वेव ऑन ग्लास प्लेट, एक कांच की पट्टिका पर प्रकाश का तरंग 60 डिग्री पर आपतित है। यह परावर्तित और आपतित तरंगे परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? फिर से वही सवाल है, आपसे अपवर्तनांक ही पूछा है। ठीक है, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोला है? बोला है क्या? लाइट वेव ग्लास प्लेट पर गिरती है, कितने एंगल से? तो 60 डिग्री, 60 डिग्री से लिखा है ना, 60 डिग्री है। तो बोल रहा है कि कुछ लाइट जो है वो परावर्तित होती है, तो परावर्तित कोण कितना हो जाएगा भाई? 60 डिग्री, ये तो आपको पता है। और कह रहा है कि कुछ लाइट क्या हो जा रही है? अपवर्तित हो जा रही है, और इसके बीच में कितना एंगल है भाई? तो 90 डिग्री है। ये आपको समझ आया? क्वेश्चन समझ में आया है? अब एक लाइट गिर रही है किसी मीडियम पे, है ना, लाइट गिर रही है, तो उस लाइट का अपवर्तन भी हो रहा है, परावर्तन भी हो रहा है। और आपको पता है कि आपतित कोण जो होती है, ये जो आपतित कोण होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर क्या होती है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ये तो आपको पता है ना। आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण होती है, ये तो आपको पता है, ये तो समझ में आ गया। और कह रहा है कि परावर्तित किरण के बीच में और जो अपवर्तित किरण के बीच में है 90 डिग्री का एंगल है। कितना है? 90 डिग्री का है ना। और आपको पता है ये कितना एंगल है? तो ये 60 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा? ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये कितना होगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल आप निकाल सकते हैं, ये 30 डिग्री होगा। क्या आपको समझ आ रहा है ये डायग्राम? क्या आपको समझ आया है? ये फोटो क्या है? ये आपतित कोण है जो लंबवत से 60 डिग्री बना रही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें ये एंगल पता कर सकते हैं। आप जानते हैं परावर्तन का नियम होता है I बराबर R, तो आप निकाल सकते हैं, ये भी 60 डिग्री एंगल हो गया। ये पूरा एंगल कितना है? तो 90 डिग्री है। और 90 डिग्री में आपको पता है ये कितना हो जाएगा? 30 है। तो ये कितना हो जाएगा? 60। और ये एंगल आप निकाल सकते हैं, ये 30 हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर कितना है? 90 है। तो यहां से आपके पास रिफ्रैक्शन एंगल भी आ गया है। क्या आ गया है? रिफ्रैक्शन एंगल मतलब अपवर्तक कोण भी आ गया, अपवर्तक कोण आ गया। आपतित कोण पता है, अपवर्तक कोण पता है, तो आपको पता चल जाएगा कि इस माध्यम का अपवर्तक सूचकांक क्या है। क्या आपको समझ आया ये चीज? ये समझ आया? ये एंगल समझ आया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण होती है। ये आप पढ़ते हैं नियम के हिसाब से, इसलिए हमने 60 डिग्री लिख दिया। और क्वेश्चन में दिया है कि परावर्तित जो किरण है और जो अपवर्तित किरण है, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो यहां से आप ज्योमेट्री से सॉल्व कर सकते हैं कि ये एंगल कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लगा देंगे μ1 sin I बराबर μ2 sin R, यही लिखते हैं ना आप। आपके पास साइन आई कितना दे रखा है? तो 60 डिग्री है। साइन आर कितना है? 30 डिग्री आया है। तो आप यहां से सॉल्व कर लेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 1 है, हवा से आ रही है, हवा मान लेते हैं, तो हवा का कितना होता है? अपवर्तक सूचकांक 1 होता है, तो हवा का आप 1 लिखेंगे। ये कितना है? साइन 60 है। ये कितना है? μ2 आपको निकालना है। साइन क्या है? तो 30 है। अरे समझ आ रहा है सबको? नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, यहां पे आप समझ लीजिए फिर से। कुछ इस तरह से एंगल है, फिर से समझिए। ये आपतित कोण है 60 डिग्री पे,
ये परावर्तित हो जाएगी 60 डिग्री पे। और कह रहा है कि ये जो एंगल है ना, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ये आपसे क्वेश्चन में दे रखा है। अब आप यहां से समझिए, ये 60 है तो ये पूरा कितना है, 90 है, तो आप इसको निकाल सकते हैं ना, ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। जब ये 30 है तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। और ये 60 है तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो यही तो आपको निकालना है, यही तो आपको निकालना है। ये क्या है भाई, तो अपवर्तक कोण है, ये आई है और ये आर है, और यहां आप निकाल लेंगे μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। μ1 कितना है, तो यहाँ पे μ1 कितना है, तो 1 है। साइन 60 है, ये आपको निकालना है। साइन कितना है यहाँ पे, आर कितना है, ये आर है, ये कितना है, ये 30 है। तो आप यहां से निकाल सकते हैं। μ2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 30 1/2 होता है। तो यहां से आंसर आएगा √3। अब बताइए, अब क्या समझ आया है, अब सबको समझ आया है ये चीज, ये अब समझ आया, ये बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताएंगे। यस बोलो भाई, अब क्लियर हुआ है, यस और नो। ये क्या किया हमने, ये लगाया है स्नेल्स लॉ। पिछले 3 क्वेश्चन से हमने आपको बताया है, ये ज्योमेट्री सबको समझ आ रही होगी। ये क्या है, तो आपतित कोण है, ये परावर्तित कोण है, और ये अपवर्तक कोण है। क्या आप समझ में आया है, चलिए बताएं। सोनू कुशवाहा जी, आप इसको नोट करके फिर से लिखिएगा। एयर कहाँ गया, इस एयर का लिखा है ना हमने 1, ये क्या है भाई, एयर है। तो एयर का अपवर्त सूचकांक क्या होता है, तो 1 होता है। तो लिखा है ना हमने 1, μ1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या है, तो साइन 60 है, ये तो आपको निकालना ही है। और ये कितना है, तो साइन 30 है। अब समझ आया सबको, क्लियर हुआ है। एयर का क्या लेते हैं हम लोग, म्यू बराबर 1 लेते हैं। अरे क्लियर हुआ है, यस और नो, सब एक सुर में बताएं कमेंट सेक्शन में, यस और नो समझ आया है कि नहीं, है ना। सोनू कुशवाहा जी, आपसे पूछना है समझ आया है कि नहीं, है ना, फालतू की चीजें कमेंट में ना करेंगे। अरे हाँ, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है, कांच दिया है ना, तो कांच पे गिर रही है, हमें कांच का ही निकला है। ये μ2 किसका निकला है, तो कांच का ही निकाला गया है। ये μ2 अपवर्तनांक सूचकांक किसका है, तो कांच का ही निकाला है हमने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा ऐसा दिया हुआ है। यस बताएं, समझ आया है कि नहीं। ये बता रहे हैं कि किसी माध्यम से कांच पे गिरा है, तो हम एयर मान लेते हैं, उसको अंडरस्टूड कर लेते हैं कि एयर से आ रहा है। अब समझ में आया है, किसी को कोई दिक्कत है। चलिए, दो मैथ्स आज नहीं है, आज अमित सर की क्लास नहीं है, ठीक है। 2 क्वेश्चन और है, कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा √3। तो सब फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व करके सॉल्व, मतलब दिक्कत हो रही सबको, है ना, सबको था ना न्यूमेरिकल सेक्शन लेके आइए मैम। इसके बाद क्लास नहीं है, तो हम ही लोग क्लास करेंगे, सुनेंगे, 2 क्वेश्चन और करेंगे। क्लास नहीं है ना इसके बाद, इसके बाद क्लास नहीं है ना, मेरी बात क्लास नहीं है ना, मेरी बात क्लास है नहीं, ये पूछिए। ठीक है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर क्लास करेंगे आप लोग मैथ्स का, ठीक है। आवाज आ रही है, हाँ देखिए, कल से ये जो क्लास है ना, ये जो क्लास है वो कल से प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आएगी, ठीक है। कल से ये प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर की यूट्यूब चैनल पे आएगी। आज आप लोग शायद दूसरे चैनल पे देख रहे हैं, तो वहां पे आप जरूर देख लेना, ठीक है। हाँ चलिए, सोनू कुशवाहा जी, आपको ब्लॉक किया जाए, ब्लॉक करवाऊं मैं आपको, चलिए बताएंगे। ब्लॉक होना है सोनू कुशवाहा जी, ब्लॉक होना है कि नहीं, चलिए ब्लॉक करवाते हैं आपको। हाँ समझिए, वेरिएबल्स दैट आर अफेक्टेड व्हेन लाइट वेव्स गो फ्रॉम एयर टू ग्लास वेयर्स। क्या पूछा है यहाँ पे, क्वेश्चन समझेंगे। क्या बोल रहा है, लाइट वेव जब एयर से ग्लास में जाती है, ये है एयर और ये क्या है, ये है ग्लास।
है ना। जब लाइट वेव, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके वेग का क्या होता है या उसकी कौन से गुणों का क्या होता है, ये क्वेश्चन है। 1000 बार ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आया है, जितना इंपॉर्टेंट कह लो उतना कम है, वीआईपी क्वेश्चन है या बोल सकते हैं स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। जब एक लाइट क्या है, तो वेव है, तरंग है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी क्या चेंज हो जाएगी, उसकी वेव चेंज हो सकती है, वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य चेंज हो सकती है और उसका चार्ज चेंज हो सकता है, वेग। आपसे बात किया था ना हमने, एयर में वो फैल के चलता है और जब ग्लास में आता है तो उसे दिक्कत होती है चलने में, तभी तो हम बोलते हैं डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम। ये कैसा है भाई, डेंसर मीडियम है और ये कैसा है, रेयर मीडियम है। तो इस हिसाब से लाइट की वेलोसिटी पर, लाइट की वेग पर अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है ना, इसका मान प्रभावित होता है। तो लाइट का जो वेग है, चाल है, वो चेंज होगी और उसकी तरंग दैर्ध्य भी चेंज होगी। लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति जो है, वो स्रोत पर डिपेंड करता है, स्रोत पर निर्भर करता है। जिस सोर्स से लाइट आ रही है उस स्रोत पर निर्भर करता है कि लाइट की आवृत्ति क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा। कोई भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम या किसी भी माध्यम में चला जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती है जब तक उसकी ऊर्जा ना बदले। अगर लाइट प्रकाश की ऊर्जा सेम है, ऊर्जा समान है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलेगी। उसका सोर्स जब तक सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगा, बस बदलता क्या है, तरंग दैर्ध्य बदल सकता है और उसकी वेग बदल सकती है। तो एक ग्लास से, एयर से ग्लास में जा रही है तो वेवलेंथ और वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या सबको समझ आया है, क्लियर हुआ है? फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज नहीं बोल सकते हैं, जब तक सोर्स सेम है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदल सकता। फ्रीक्वेंसी को बदलना है तो सोर्स को चेंज कर दो, है ना। हमने नीली लाइट डाली और किसी ने लाल कलर की लाइट डाली, तो नीली कलर की लाइट की ऊर्जा ज्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी अलग है, उसका वेवलेंथ अलग हो जाएगा, है ना। और लाल कलर की लाइट की ऊर्जा अलग है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगी। समझ आ रही, क्लियर हो गया? हाँ चलिए बताइए, समझ आया है, क्लियर हुआ है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे समझ तो आ रहा सबको, है ना। तो समझ आ रहा ये तो नहीं पता, लेकिन सबको फालतू की बातें जरूर करनी है। ये बताएंगे, स्पेक्ट्रा के निम्नलिखित भागों पर विचार करें। विजिबल, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव। बताना है इनमें से कौन सा तरंग दैर्ध्य का सही क्रम है। तरंग दैर्ध्य का सही क्रम जल्दी से बता दे, आंसर कीजिएगा। हाँ बिल्कुल शुभांकर ठाकुर जी, देखिए आंसर, देखिए आंसर, हिंदी वाले देखिए आंसर को। हो गया क्लास। हाँ मनीष कुमार जी, 4000 से 7000 नैनोमीटर के बीच में आप वेवग्योर की तरंग दैर्ध्य को बताते हैं, तो लाल का क्या हो जाएगा, 7000, 7800 नैनोमीटर के रेस्पेक्ट में आप बोल सकते हैं, ठीक है। एमस्ट्रॉन्ग में बोल सकते हैं, नैनोमीटर नहीं। हाँ बिल्कुल दीपक कुमार जी, जल्दी क्लास समाप्त हो रहा है, ठीक है। चलिए इसका आंसर आ गया, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा ना तरंग दैर्ध्य का, तो ध्यान रखना है सबसे ज्यादा किसका हो जाता है, सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा पूछेगा तो हो जाता है यहाँ पे माइक्रोवेव का। माइक्रोवेव का सबसे ज्यादा हो जाएगा। 2 के बाद क्या है यहाँ पे, 4 के बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 1 और उसके बाद हो जाएगा 3, ठीक है। ये ऑर्डर आ जाएगा, सबसे ज्यादा माइक्रोवेव का, उसके बाद हो जाता है इंफ्रारेड का, उसके बाद दर्शनीय का और उसके बाद पराबैंगनी का। 4213 कहीं है क्या, 4213, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हाँ अविनाश सिंह जी, चलिए आपकी बातों पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं क्लास को, नेक्स्ट क्लास आप करेंगे मैथ्स वाले क्लास की। यस अविनाश सिंह जी, कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, मुझसे पूछ सकते हैं। अविनाश जी क्या समझ नहीं आया आपको, चैप्टर वाइज कंप्लीट, ये चैप्टर वाइज ही तो है, आज हमारा लाइट का चैप्टर है,
यस अविनाश, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। क्या समझ नहीं आया आपको, कौन सा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है, प्लीज आस्क, बताया जाएगा आपको। और अभी भी नीतीश कुमार जी करे हिंदी में पढ़ाया ना, तो हिंदी में ही तो पढ़ाया गया है। हाँ ठीक है शुभांकर जी, अगली बार देखा जाएगा। यस अविनाश, क्या बोल रहे थे, यस पूछिए, क्या समझ नहीं आया आपको। हाँ नेक्स्ट क्लास, ये हमारी रोज क्लास जो है 12 से 1 होगी, और अगली बार ये प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पे होगी, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगी। चलिए बताइए अविनाश जी कहाँ गए, मुझे कमेंट में लिख के बताएं क्या समझ नहीं आया है। 12 से 1 लाइव क्लास आती है, नेक्स्ट क्लास में इसी टाइम पे होगी। और जहां भी किसी को कॉन्सेप्ट में गड़बड़ लग रहा है ना, या आपको लग रहा है कि यस मैम आपने ये चीज गलत बताई है, कमेंट सेक्शन में मुझे राइट डाउन करके बताएंगे कि क्या आपको वहां पे गलत लगा है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को फिर से लिया जाएगा। तो क्लास में जो लोग लाइव दे रहे हैं, टाइम अगर आप दे रहे हैं, आपको समझ आना चाहिए, नहीं आ रहा है समझ में, आप पूछ सकते हैं वापस से। 100% अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो मोर देन 75% समझ में आना चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, बिल्कुल सीजीपीएल, सीडीपीओ, बीपीएससी सब है ना, जितने भी आप एग्जाम देते हैं सारे एग्जाम को क्लियर करना है। ओके ठीक है, थैंक यू। अविनाश जी आए ही नहीं दोबारा बोलने के लिए, अविनाश जी ज्यादा पढ़ लिए हैं शायद। तो ठीक है ना, मेरी क्लास में ज्यादा कम सब चलेगा, लेकिन आप मुझसे आर्गुमेंट करें, पूछें क्या आपको समझ नहीं आया है, कहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट लग रहा है कि यस ये कम है और होना चाहिए, तो आप बात कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन कुछ भी बोलने से पहले फैक्ट होना चाहिए और उसके पीछे तर्क होना चाहिए, क्या समझ नहीं आया है, ठीक है। ओके, तो कल अपना बायोलॉजी का सेशन रहेगा, और चैप्टर रहेगा क्या, कौन सा चैप्टर रहेगा, मानव परिसंचरण तंत्र, ब्लड चैप्टर रहेगा कल के सेशन में। ओके थैंक यू, ब्लड चैप्टर रहेगा कल के सेक्शन में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।